अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो एलिमेंट्स का ही आगे फर्दर कंटिन्यूड है। और इसके बाद हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ आती है डू यू नो में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के तौर पर, वो हमारी उसमें ये लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी का जो मेजर पार्ट है वो वाटर पर मुश्तमिल है और इसकी जो परसेंटेज उन्होंने बताई हुई है 65 to 80% है। और उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 99% ऑफ आवर बॉडी मास जो है, यानी कि जो पीछे 20 to 25% हमारे पास रह जाती है बॉडी मास, वो है उसमें मेजर पार्ट जो है वो ऑक्सीजन का है, वो है 65%, कार्बन है 18%, हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन है 3% एंड कैल्शियम इज़ 1.5% एंड फॉस्फोरस इज़ 1.5% इज़ वेल। और इसके बाद हमारे पास पोटाशियम है, सल्फ़र है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, और इनकी जो परसेंटेज है वो है 0.8। और इसके अलावा कॉपर भी है, जिंक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयरन है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, कॉन्स्टिट्यूट ओनली 0.2% ऑफ आवर बॉडी मास। इसके बाद जो हमारे पास एक मेजर टॉपिक आता है वो एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम एलिमेंट्स को ऐसे हम सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं जिसमें एलिमेंट्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के तौर पर, और उनके जो एब्रीवेशन है हम ज़्यादातर उन्हीं को ही उनके नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये हम कहाँ से लेते हैं? बुनियादी तौर पर इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, लातीनी है, यूनानी है और जर्मन है। अगर बिलफर्ज यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि हाइड्रोजन है, हम हाइड्रोजन को एच के सिंबल से, एलिमेंट से, हाइड्रोजन एलिमेंट है और उसका सिंबल क्या है? एच है। नाइट्रोजन है, एलिमेंट है और उसका सिंबल है एन। कार्बन है, उसका है सिंबल सी। और हमारे पास कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, जिनको हम एज ए 2 लेटर्स के तौर पर कंसिडर करते हैं। जिस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल है कैल्शियम की हम उसको एज ए सी ए के तौर पर लेते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर ले चलूँ एग्जांपल के अंदर सी ए, हमारे पास इन केस ऑफ 1 लेटर जब होगा हाइड्रोजन एच, नाइट्रोजन एन, और इन केस ऑफ 2 लेटर्स है कैल्शियम सी ए और सोडियम को एन। अब सोडियम को हम एन ए के तौर पर इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज द सिंबल एन ए टेकन फ्रॉम लैटिन। एन ए एक लातीनी वर्ड है जो कि नेट्रियम से निकला है, तो हमने उसी को एन ए के तौर पर भी लिया। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है वैलेंसी। व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी हमारे पास है एक यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट किस लिहाज से है? क्योंकि हमारे पास इसके हमारे एटम्स के आउटर मोस्ट शेल पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम उसी की बुनियाद पर उसकी वैलेंसी को डिसाइड करेंगे। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, यानी कि उसके आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो आपस में या दूसरे एटम्स के साथ जितना अट्रैक्ट या शेयर या लूज़ करने से होंगे, वो हमारे पास वैलेंसी कहलाएगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, जिस तरह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बड़ा मशहूर एसिड है। वाटर का स्ट्रक्चर H2O उन्होंने इस तरह तोड़कर लिखा हुआ है अमोनिया NH3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, और उसके बाद मीथेन 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की जानिब चलूँ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंसी का। अगर आप वैलेंसी को अब अच्छी तरह समझ लेंगे और इसके साथ जितने भी टॉपिक और डेफिनेशंस आ रही हैं अगर आप समझ लेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर 3 में भी आना है, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि आपने वो पहले से ही समझा हुआ होगा। इसको करने से पहले मैं आपके पास एक चीज़ बताता चलूँ। एक यहाँ पर मैंने 2 रूल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर इसको मेरे 2 रूल्स हैं। एक है डुप्लेट रूल और है एक ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल हमारे पास आता है कि अगर एक एटम है, उसके आखिरी शेल के अंदर, वैलेंस मींस लास्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बिलफर्ड्स के वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो उसने डुप्लेट रूल अटेन कर लिया। और डुप्लेट रूल ये होता है, हम ये रूल इसलिए अटेन करवाते हैं कि एटम्स की स्टेबिलिटी के लिए। एटम्स अगर आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर लेगा, हासिल कर लेगा, तो उसका डुप्लेट रूल मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि वो स्टेबल हो जाएगा। और अगर एटम आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जमा कर लेता है, तो उसका ऑक्टेट रूल अटेन हो गया, यानी कि वो फिर इन मायनों में भी स्टेबल, उसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई। आपके लेवल पर सिर्फ 2 ही रूल हैं, एक डुप्लेट रूल है और एक ऑक्टेट रूल है। डुप्लेट रूल कहते हैं आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना, और ऑक्टेट रूल कहते हैं हम 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना। तो इसी बुनियाद पर हम वैलेंसी को भी डिसाइड करेंगे। कैसे? अभी बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर मेरे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स हाइड्रोजन के, सबसे पहले हम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देख लें।
अब आप हाइड्रोजन का यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिर्फ इसका एक ही शेल है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसका एक ही शेल है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक ही उसके साथ हाइड्रोजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। क्लोरीन, अच्छा जी, तो आप ये इस फिगर के अंदर देख सकते हैं हमारे पास क्लोरीन के लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। जिस तरह ये 2 ब्लू में, 2 ग्रीन में, और ये इस तरह मिला के लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि हाइड्रोजन के लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और उसका एक ही शेल होता है। और उन दोनों ने अपना, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट रूल मुकम्मल करना है क्योंकि वो 7 अटेन नहीं कर सकता, इसलिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हासिल करने के लिए। अलबत्ता क्लोरीन के पास 7 है तो उसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से वो हासिल कर ले या शेयरिंग कर ले। तो दोनों ये क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। क्लोरीन का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आउटर मोस्ट 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के हो जाते हैं। इस तरह हाइड्रोजन का डुप्लेट रूल मुकम्मल हो जाता है। और हाइड्रोजन जो अपना एक ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है। तो इसी तरह उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर मुकम्मल हो जाते हैं, जिसका क्लोरीन का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डुप्लेट रूल अटेन हो सकता है। और इसी तरह उनकी वैलेंसी है, जिस तरह ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट भी किया है। ये मैं आपको फर्दर दिखा दूँ। ये जिस तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन ने 1-1, उसके क्लोरीन के थे 7 था, तो 7 को अगर मैं आपके सामने 1 + 6 7, 1 और 1 हाइड्रोजन। इस तरह हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो और डुप्लेट रूल मुकम्मल हो गया। और इस तरह क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। सेम हमारा है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के भी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स से मुराद ये है कि उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए। वेयर एज हाइड्रोजन की मिसाल अभी दी थी कि उसके एक ही शेल होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हासिल करने के लिए 2 चाहिए, एक और चाहिए। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन एक अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है और एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। इस तरह इन दोनों हाइड्रोजन्स के ऑक्टेट रूल डुप्लेट रूल मुकम्मल हो जाता है और इसका ख़ुद का ऑक्सीजन का ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो जाता है। इन दोनों हाइड्रोजन्स के डुप्लेट रूल मुकम्मल हो जाते हैं और सेम ऑक्सीजन के साथ भी यही है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1, और क्लोरीन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1। तो इन दोनों की वैलेंसी हो जाएगी 1। मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया था। अलबत्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 2। ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वो भी 2। तो ये आपने याद रखनी है। सेम नाइट्रोजन के लास्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको हासिल करने के लिए, अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए कितने चाहिए, 3। जिस तरह सोडियम, मैग्नीशियम और एलुमिनियम के पास, सोडियम के पास 1 है, मैग्नीशियम के पास 2 है और एलुमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं या गेन तो बहुत मुश्किल है। अलबत्ता ये लोग शेयरिंग या अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे। अगर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या लूज़ करेगा तो उसकी 1 वैलेंसी हो जाएगी। मैग्नीशियम है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो उसकी वैलेंसी है 2। एलुमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। इस तरह ये देखें, एलुमिनियम के बाद सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ किया। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन से जब इसने लूज़ किया तो ये आपके पास इस तरह बॉन्ड आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी चैप्टर 3 के लिए। और ये आपके पास जो टेबल है आपने कर लेना है। इसमें जो मशहूर एलिमेंट्स हैं वो आपने उसकी वैलेंसीज़ याद रख लेनी है। और ये है कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जब सल्फ़ाइड है, ये आयन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फ़ेट है, ये भी आयन है, कार्बोनेट है, नाइट्राइड है, फॉस्फेट है, ये सब आयन्स हैं। और इनकी भी वैलेंसी यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है। साइनाइड है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोनियम है, ये सब है आपके पास। तो आपने इनकी वैलेंसीज़ को
देख लेना है, पढ़ लेना है, ताकि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर्स अक्सर एक या दो MCQs इस टेबल से भी बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि हमारे पास फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट जब FeSO4 की फॉर्म में होता है तो उसमें Fe मीन्स आयरन, FeSO4 के अंदर आयरन की वैलेंसी है 2, और जब वो उसका बॉन्ड Fe2SO4 थ्राइस हो जाता है, यानी कि वो फेरिक सल्फेट हो जाता है। फेरस और फेरिक में फ़र्क याद रखना है, ये फेरस है और ये फेरिक है, तो उस फॉर्म में उसकी वैलेंसी हो जाती है 3, उस फॉर्म में उसकी वैलेंसी हो जाती है 3। तो ये आपने याद रखना है। फेरस सल्फेट के अंदर आयरन की वैलेंसी है 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। और फेरिक सल्फेट के अंदर उसकी आयरन की वैलेंसी कितनी है 3। और ये लातीनी वर्ड है फेरम का, और इसमें हम जो OUS, इसमें भी फेरस, इसमें फेरस है और इसमें फेरिक है। OUS मीन्स कि उसकी वैलेंसी जब कम हो जाती है, लोअर वैलेंसी के लिए OUS यूज़ करते हैं। और IC हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब उसकी 2 से ज़्यादा वैलेंसी हो जाती है 3, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं फेरिक। तो ये लातीनी वर्ड है, तो हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं।